नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। हमने लास्ट क्लास में आपको एलसीएम से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज हम एलसीएम के बचे हुए कॉन्सेप्ट को और एचसीएफ को समझेंगे। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ को महत्तम समापवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो आपने कल क्लास को देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और महत्तम समापवर्त क्या होता है। 1 मिनट में पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात की जाए लघुत्तम समापवर्त की यानी कि एलसीएम की, तो आपको बताया गया था कि एलसीएम जो होता है, दी हुई संख्याओं का एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए ये आपका था एलसीएम। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं यहाँ से मेजर कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि वो क्लास में रेगुलर नहीं है। भाई, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ की अगर आप टच में नहीं हैं तो कभी कभी सिंपल चीज़ें भी एग्ज़ाम में आपको परेशान करती हैं। आप इस बात को बस ध्यान में रखिए। आप जिस चीज़ के टच में नहीं होते हैं, जिस चीज़ से आप दूर होते हैं, जिस चीज़ को आप रिवाइज नहीं करते हैं, तो एग्ज़ाम में वो सिंपल चीज़ें भी आपको परेशान करती हैं और आपके परसेंटेज पे इफ़ेक्ट डाल देंगी। इसलिए क्लास को आप पूरा देखा करिए। अब हम बात करें अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। राइटिंग थोड़ा कम समझ में आती होगी, राइटिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे साथ, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट करिए। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ की हमने डेफिनेशन बता दी, इसके एग्जाम्पल आपको अभी देखने के लिए मिलेंगे। तो हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने और ये प्रश्न आपका एलसीएम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एलसीएम। तो उसी आप जो है माइंड सेट से इसको करिएगा। यहाँ पे दिया गया 2 बाल्टियों में 32 लीटर तथा 24 लीटर रसना भरा गया है। रसना आप जानते हैं एक ड्रिंक होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है वैसे रसना होता है, आप तो जानते ही होंगे रसना क्या होता है। तो 2 बाल्टी हैं जिनमें 32 लीटर और 24 लीटर रसना भरा गया है। उस बाल्टी में कितने लीटर रसना आएगा जिसमें इन दोनों बाल्टियों का रसना पूरा पूरा मापा जा सके। कहने का मतलब ये है कि 2 बाल्टी हैं, एक में 32 लीटर है यहाँ पर रसना और दूसरी बाल्टी है जिसमें 24 लीटर है। अब एक तीसरी बाल्टी हमें बनानी है और वो बाल्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि जब हम चाहे इस बाल्टी का हम रसना इसमें डालें तो ये पूरी की पूरी बाल्टी खाली हो जाए, ये वाली, और अगर हम इस बाल्टी का डालें तो ये पूरी की पूरी बाल्टी खाली हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम अगर इस बड़ी बाल्टी में इसका साइज ले लेते हैं 32 लीटर, तो फिर क्या होगा कि ये जो पहले वाली बाल्टी है ये तो आपकी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी 32 लीटर में, लेकिन जब हम 24 लीटर वाली बाल्टी इसमें उड़ेलेंगे, ये दूसरी बाल्टी, तो ये तो खाली रह जाएगा टैंक 8 लीटर। तो हमें इसकी ऐसी कैपेसिटी लेनी है
जिससे कि 32 लीटर वाली बाल्टी उड़े लें तब भी बाल्टी पूरी खाली हो जाए और ये पूरा भरे, और 24 लीटर वाली उड़े लें तब भी ये वाली बाल्टी पूरी खाली हो जाए। तो कहने का मतलब है कि 32 वाली को एक ही बार उड़ेलना ज़रूरी नहीं है। 32 वाली को एक बार उड़ेलो, 2 बार, 3 बार, 5 बार, कितनी भी बार, लेकिन बाल्टी पूरी खाली होनी चाहिए। एक बार पूरी खाली हो, 2 बार पूरी खाली हो, 3 बार पूरी खाली हो, पूरी की पूरी खाली हो। इसी तरह 24 लीटर वाली बाल्टी पूरी की पूरी खाली होनी चाहिए, ठीक है, चाहे एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में। बड़ी बाल्टी का साइज़ क्या होगा ये पूछा है। तो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि 32 और 24 का आप एलसीएम बताइए, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए जिसमें कि इन दोनों से भाग चला जाए, बस ये कह रहा है। तो हम ले लेते हैं 24 और 32 का एलसीएम ले लेते हैं, 24 और 32 का। बताइए ज़रा, यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, 3। 2 से करेंगे 1, 3। फिर 3 से कर देंगे, ठीक है। ये तो कल आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका आपस में गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 72। कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। कितना हो गया? ठीक है, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो गया। कितना हो गया? 96। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो अगर इस बाल्टी का साइज हम ले लें 96 लीटर, बड़ी बाल्टी का, तो 32 लीटर वाली अगर हम बाल्टी इसमें उड़ेलेंगे तो 32 लीटर वाली 3 बाल्टी जब हम डाल देंगे इसमें, 32 वाली 3, तो 32 या 96, तो ये पूरा भर जाएगा। और 24 लीटर वाली जब हम 4 बाल्टी डाल देंगे तो ये पूरा भर जाएगा। यानी कि हम चाहे 32 लीटर वाली बाल्टी डालें तो भी पूरी खाली हो जाएगी, चाहे 24 वाली डालें, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और अगला एग्जाम्पल है, दिया गया आपको 12, 18, 24, 30 से पूरी विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो एलसीएम की परिभाषा ही यही है कि दी हुई संख्याओं से ये विभाजित हो जाती है और छोटी से छोटी संख्या होती है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे कि 12, 18, 24, 30 का एलसीएम लिया गया है, तो एलसीएम आ गया 360। 360 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 18, 24 और 30 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सिंपल है, और अगर आपने लापरवाही की तो ये आपको एग्जाम में परेशान करेंगे क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 17 है, 5, 10, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब बताइए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5, 10, 15 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या होगा? पहले हम 2 का भाग देंगे तो 5 में जाएगा नहीं, 5 को ऐसे ही लिख दिया। 10 में जाएगा 5 बार, 15 में जाएगा नहीं, 15 को ऐसे लिख दिया। फिर देंगे 3 से, तो 3 का भाग 5 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख दिया। 3 का भाग 5 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख दिया। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार। फिर 5 से देंगे तो ये सब कट जाएगा। 5 दिया 15, 15 दूनी 30। कितना आ गया? 30। 3 डिब्बों में 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर दूध है। उस डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा जिसमें इन सभी डिब्बों का दूध पूरा मापा जा सके? भाई, पिछला वाला क्वेश्चन है, एक डिब्बा इन्होंने दिया है, इसमें 30 लीटर दूध भरा गया है। दूसरा डिब्बा दिया है जिसमें 35 लीटर दूध भरा गया है, और तीसरा डिब्बा दिया है जिसमें 40 लीटर दूध भरा गया है। अब ये कह रहा है कि ऐसा एक डिब्बा आप बताइए जिसमें कि इनमें से हम किसी भी डिब्बे से दूध पलटें तो ये डिब्बा पूरा का पूरा खाली हो जाए, ठीक है। तो ये बड़ा होगा और इसकी साइज़ क्या होगी? तो आप 30, 35 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 840। जब 840 लीटर का कोई आप डिब्बा लेंगे तो उसमें 30 लीटर वाले डिब्बे से आप भरेंगे तो भी 30 लीटर वाले डिब्बे से वो पूरा भर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 840 लीटर का डिब्बा है, 30 लीटर वाले डिब्बे से आप भर रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 डिब्बे 30 लीटर वाले, अगर आप 28 डिब्बे डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ले लें यहाँ पर 35 लीटर वाले डिब्बे, 840/35, तो इसको देखिए 5 से काट देते हैं पहले, 5 7 35, इसको भी काट देते हैं। 5 एकन 5, बचा 3, हो गया 34, 5 छक्का 30, 5 8 40, 168 हो गया। फिर इसको काटते हैं, 7 दूनी 14, 4, 7 पना 35, 7 44, 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है भाई, इसको दोबारा से काटते हैं, कहीं हमने गड़बड़ कर दिया है। देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं 840/35। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 7 35, और इसको काटेंगे तो 5 एकन 5, बचेगा 3, हो गया
34 और हो गया 5 छक 30, फिर यहाँ पे बचा 4, हो गया 40, 40 तो 5 अट्ठे 40 ये हो गया, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 2, हो जाएगा 28, 7 चौके 28। ठीक है, तो यहाँ पे 35 लीटर वाले कितने डब्बे डाल देंगे, 24 डिब्बे डाल देंगे, तो ये पूरा भर जाएगा। फिर आते हैं 40 लीटर वाले पे, 840 बटे 40, तो ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 40 लीटर वाले अगर हम 21 डिब्बे डालेंगे तो ये भर जाएगा। तो पूरा का पूरा डिब्बा खाली करने का मौका मिल रहा है कि नहीं। 30 लीटर वाले डिब्बे 28 बार खाली करो तो ये भर जाएगा, 35 लीटर वाले डिब्बे 24 बार खाली करो तो ये भर जाएगा, और 40 लीटर वाले डिब्बे 21 बार खाली करो तो ये भर जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर है खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है जिससे कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा किया जा सके। कम से कम आ गया ना, आपसे कहा था छोटी से छोटी संख्या कम से कम, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिए आप, 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे 300, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 300। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्त। अभी आपको मैंने बताया कि महत्तम समाप्त वर्त का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई सभी संख्याओं में भाग चला जाए। जैसे कि यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए 12, दूसरी है 24 और तीसरी है 36। तो आपको इनमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे कि 12 में भी भाग जाए, 24 में भी जाए, 36 में भी जाए। तो बताइए, 12 से 12 में चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 12 से 24 में जाएगा, बिल्कुल, 12, 36 बिल्कुल, तो इसका HCF हो गया 12। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली, यहाँ पर एक संख्या ले ली 20 और एक संख्या ले ली 30। ठीक है, इसका HCF बताइए। HCF का मतलब है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो बताइए, 20 में क्या 10 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 20 में क्या 30 में 10 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 10 हो गई। अब आप कहेंगे इससे बड़ी संख्या कुछ और लें, तो लेके देख लो। 11 से तो कटेगा नहीं, 12 से नहीं कटेगा, 13 से, 14 से, 15 से ही तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो इसीलिए क्या है, 10 सबसे बड़ी संख्या है, तो 10 ही इसका HCF हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, थोड़ा लिखा। महत्तम समाप्त वर्त दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व विभाजक होता है। अतः HCF वह सार्व संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है। अभी मैंने क्या बोला, HCF जो है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देती है पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इसको ज्ञात करते हैं, तो दी गई संख्याओं के विभाजक ज्ञात करेंगे। विभाजक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर फैक्टर आप मान लो। दी हुई संख्याओं के विभाजक का मतलब होता है वो सभी संख्याएं जिनसे वो संख्या विभाजित हो जाए। विभाजक का मतलब क्या होता है, जिनसे कोई संख्या विभाजित हो उसी को विभाजक बोलते हैं। विभाजकों में उभयनिष्ठ संख्या ज्ञात करेंगे, कॉमन। यह उभयनिष्ठ संख्या ही महत्तम समाप्त वर्त होगी। जैसे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 12, 24 और 36 का महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। तो 12 में हम देखेंगे 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 12 का जाएगा। मतलब हम देखेंगे 12 के कौन कौन से विभाजक हैं, यानी कि 12 जो है वो कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। तो हम देखेंगे 12 1 से विभाजित है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ऐसे ही 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 से है। 36 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18 और 36 से है। अब हम देखेंगे इन तीनों में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा विभाजक है जो तीनों में कॉमन है, सबसे बड़ा वाला। वैसे तो 6 भी तीनों में कॉमन है, लेकिन ये सबसे बड़ा कहाँ है, 4 भी कॉमन है, ये सबसे बड़ा थोड़ी ना है। 6 से बड़ा तो 12 है, 3 भी कॉमन है, तो हम सबसे बड़ा देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो ये सबसे बड़ा क्या हो गया, 12, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात करने की विधियाँ। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भागफल विधि। तो यहाँ पे जो भागफल विधि है ये आपको ज़्यादा आसान लगेगी, उसी से हम आपको थोड़ा सा जोर दे के समझा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले गुणनखंड विधि को देख लेते हैं। यहाँ पर गुणनखंड विधि की अगर बात की जाए तो इस विधि में प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड को महत्तम समाप्त वर्त के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए ज़रा। जैसे हमने कहा 18 और 42 का महत्तम समाप्त वर्त बताइए। तो 18 को हमने कैसे लिख दिया, 2 × 3 × 3, 2
2 तिया 6, 6 तिया 18। 42 को कैसे लिख दिया, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कॉमन क्या है, तो कॉमन है 2 और 3, 2 यहाँ भी 3 यहाँ भी, ये कॉमन हो गया। दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठों में 2 3 उभयनिष्ठ है, अतः 2 × 3 = 6। ये इसका क्या हो गया, महत्तम समापवर्त हो गया। कॉमन वाला देखेंगे हम। चलिए अगला देखते हैं। 13 और 29 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 13 और 29 में क्या होगा, 13 का कोई गुणनखंड नहीं होता है क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 × 1 लिखेंगे। और 29 का भी कोई गुणनखंड, अभाज्य संख्या है, इसका भी कोई गुणनखंड नहीं होता, 29 × 1। तो ये 13 और 29 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक से ही पूरा पूरा भाग जाएगा और किसी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भाग वाला जो आएगा ना, उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। ये आ गया भागफल विधि, परेशान मत होइए। 12 24 36 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 12 का गुणनखंड करिए जरा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। 24 का करिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 36 का करिए, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जो आपने ये लिखा है 2 × 2 × 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 बार लिखा है 2 की पावर 2, 3 एक बार लिखा है 3 की पावर 1। फिर यहाँ पे देखिएगा, 3 एक बार लिखा है, 2 3 बार लिखा है, 2 3 बार लिखा है 2 की पावर 3, 3 एक बार लिखा है 3 की पावर 1। फिर यहाँ देखिए 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, इसलिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनमें कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है, यानी कि तीनों में है। तो देखिए, एक तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें है कि नहीं, और 2 की पावर 2 इसमें भी है, और 2 की पावर 3 में भी तो 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 = 2 की पावर 2 × 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 सब में है, और 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, तो 3 की पावर 1 हो गया। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इन सभी में कॉमन है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 2 को 2 × 2 और 3 को ऐसे लिखेंगे, आ जाएगा 12। तो 12 इसका HCF हो जाएगा। चलिए भागफल विधि समझिए, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, माना कि हमें 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। दी हुई संख्याओं में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, फिर बचे शेष को भाजक में भाग देते हैं, जैसे कि इसको तब तक दोहराते हैं जब तक 0 ना मिल जाए। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 72 और 126 का HCF ज्ञात करिए। 72 और 126 का यहाँ पे HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि छोटी संख्या क्या है, 72, तो 126 में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी 72 से। अब 72 का भाग 126 में देंगे तो ये पूरा का पूरा तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। 72 यहाँ पे लिखेंगे, बचेगा कितना, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 12 में से 7 गया, 5 बचा, 54। अब 54 को ऐसे लिख लेंगे। अब 54 में 72 में 54 का भाग देंगे। ये वाला 72 कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 72 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे, यहाँ भी एक बार गया, यहाँ भी एक बार गया, तो ये कितना आ गया, 54, और ये कितना बचा यहाँ पे बच गया 18। अब 18 का भाग देंगे 54 में, तो 18 तिया 54, यहाँ पे 54 आ गया, 0 आ गया। तो इसीलिए 18 से ये संख्या लास्ट में जाके पूरा का पूरा कट गई, तो इसका महत्तम समापवर्त 18 हो जाएगा। अभी समझ में आएगा आपको। मतलब हम भाग देते जाते हैं, जो शेषफल बचता है उससे हम जिससे पिछली बार भाग दिए थे उसमें भाग देते हैं। शेषफल से पिछले बारे भाग देने वाली संख्या में हम भाग देते हैं दोबारा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 12 और 24 का महत्तम समापवर्त भागफल विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है 24 और छोटी संख्या है 12, इसीलिए 12 से 24 में भाग देंगे, तो 12 दूनी 24, एक ही बार में पूरा का पूरा कट गया, इसीलिए इसका क्या हो गया HCF, इसका HCF हो गया 12। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे 180 और 270 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसमें 270 बड़ी संख्या है, यहाँ पे लिख दिया, 180 छोटी है तो 180 से भाग देंगे, 180 से 270 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 180, शेष आपका बच गया 90। ठीक है, अब इस 90 से ये जो संख्या थी आपकी 180, इसको यहाँ ले आएंगे और 90 से 180 में भाग देंगे। 90 से 180 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 180 पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 90 पे जाके ये पूरी की पूरी संख्या कट गई, इसलिए 90 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 संख्याएँ दी, इसको भी देख लीजिए।
1339,273 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हम दो संख्याओं को ले लेंगे। यहाँ पे कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं, हालांकि इसने पहले ले लिया है 273 सबसे बड़ी को, ठीक है। सबसे बड़ी को इन्होंने लिया है, यहाँ पे लिखते हैं 273 सबसे बड़ी को लिया, और इसमें हमने भाग दिया पहले 39 से। आप इसमें 39 से भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा, 273 पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ पे देखिए कि जो 39 है, इस 39 को यहाँ पे ले आएंगे, और हमारे पास अभी 13 और बचा हुआ है। 13 से इसमें भाग देंगे 3 बार, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो इसीलिए इसका जो HCF आ गया वो क्या आ गया, 13 आ गया, क्योंकि 13 ऐसी संख्या है जिससे आपका क्या क्या कट गया। तो आपने कहा 13 से आपका 39 भी कट सकता है और 13 से 273 भी कट सकता है, दोनों कट सकते हैं। इसलिए इसका HCF क्या हो गया, 13 हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 90, 108 और 126 को पूरा पूरा विभाजित करे। जब भी बड़ी से बड़ी लिखा होगा, आप देखिएगा यहाँ पे, जब भी यहाँ पे लिखा मिल जाए आपको कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ये HCF की बात कर रहा है। और जब भी लिखा हो छोटी से छोटी संख्या, तो आप समझ जाइए ये LCM की बात कर रहा है। तो इसने बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसलिए आप इनका HCF निकाल देंगे। 90 का और 108 का और 126 का HCF निकालिए। तो यहाँ पे जब हम इनका HCF निकालेंगे तो 90 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 3 × 5। देखो 90 के फैक्टर कैसे करते हैं भाई। वैसे तो आप देखेंगे तो 90 के फैक्टर करने के लिए आपको इसको ऐसे करना होगा। 90 यहाँ पे लिख दिया, 90 में पहले 2 से भाग दो, ठीक है, तो आ जाएगा 45। अब 45 में 2 से जाएगा, 3 से भाग दो, आ जाएगा 15, फिर 3 से भाग दो, आ जाएगा 5, फिर 5 से भाग दो, आ जाएगा 1। और यही जो नीचे आपका भाग देने वाला था 2 3 3 5, इसी को तो यहाँ पे लिखा गया, देखो 2 3 3 5। तो ऐसे आप क्या निकाल लेते हैं, इनका फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर करना आपने समझ लिया। 90 के फैक्टर किया, 108 के फैक्टर किया आपने, और 126 के फैक्टर किए। अब यहाँ पे देखना है कि इनमें कॉमन क्या है, बस इतना देख लेना है। तो आप ज़रा देखिएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। एक ही बार है ना 2 कॉमन, क्योंकि ऊपर में एक ही है, भले नीचे जितना हो। फिर 3 2 बार इसमें है, 3 2 बार इसमें भी 3 2 बार है, इसमें भी 3 2 बार है, तो 3 ले लेंगे हम 2 बार। 5 केवल इसमें है नहीं, 7 केवल इसमें है नहीं। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया 2, 3 आया 2 बार ऐसे, तो 3 3 9, 9 दूनी 18 इसका HCF हो गया। और यही बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो कि विभाजित करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कपड़े के 3 थानों में क्रम से 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है, ठीक है। कपड़े की 3 थाने हैं। थान तो आप समझते होंगे ना, बंडल समझ लीजिए, कपड़े का जो गोल गोल रहता है ना, जिसमें से काट के आपको देते हैं कपड़ा। जब आप जाते हैं, आजकल क्या है, रेडीमेड का ज़माना है, ज़्यादातर लोग रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं। आप जो है फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजन से या मीशो से आप ऑर्डर कर देते हैं रेडीमेड कपड़ा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले हम लोग शर्ट वर्ट सिलवाते थे, तो हमें पहले जा कर के कपड़ा ख़रीदना पड़ता था दुकान से, ठीक है। तो आज भी जो हम लोगों के पापा लोग हैं या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, तो वो जाके पहले थान, मतलब कि एक बंडल होता है कपड़े का, उसमें से कपड़ा कटवाते हैं, उसको ले जा करके फिर वो दर्जी के यहाँ देते हैं, तो उनका कपड़ा सिल के तैयार होता है। तो ये थान का मतलब समझ गए आप। तो ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो कि तीनों थानों के टुकड़े को पूरा पूरा नाप सके। यहाँ पे बड़ी से बड़ी फिर आ गया, बड़ी से बड़ी, तो समझ गए आप HCF है। बड़ी से बड़ी आएगा तो क्या होगा, HCF होगा। ऐसा फीता बताओ जो कि पूरा का पूरा उन कपड़ों को नाप दे, मतलब ना तो फीता छोटा पड़े ना वो कपड़ा छोटा पड़े। आप कहेंगे फीता छोटा कैसे पड़ जाएगा, भाई आपने 5 बार नापा, मान लीजिए एक कपड़ा था जिसका साइज़ था 15 मीटर का और आपके पास फीता था 4 मीटर का, तो 4 मीटर से आप नापेंगे तो 12 मीटर तक तो पूरा पूरा नपेगा। लेकिन जब 12 के बाद आगे नापेंगे तो कपड़ा ही छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि 16 मीटर का होता तभी तो पूरा नपता। तो इसीलिए क्या है कि ऐसा फीता चाहिए, ना कपड़ा छोटा पड़े ना फीता छोटा पड़े, बड़े से बड़ी नाप का फीता बताओ। तो इन तीनों का निकालेंगे हम HCF भाई, 125, 220 और 275। तो 125 का HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
125 के करेंगे गुणनखंड। 125 में लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है तो इसमें 5 से भाग जाएगा जनरली, जाता तो 3 से भी है कभी कभी, लेकिन जनरली इसमें 5 से जाएगा। 125 में 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 25। फिर 25 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 5, फिर 5 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो इसलिए इसका फैक्टर हो जाएगा 5 5 5। इसको ले जाके यहाँ लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। इसी तरह 220 को करेंगे तो 2 2 5 11 आ जाएगा। 275 5 5 11 आ जाएगा। अब देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। जो कॉमन है वही तुम्हारा HCF है, वही सबसे बड़ा फीता है। तो देखिए इसमें 5 5 3 बार है, इसमें 5 1 बार है, तो 5 1 बार दोनों में कॉमन हो गया। इसमें 5 2 बार है तो ये भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 मीटर का अगर फीता हो, क्योंकि 5 तीनों में कॉमन है, ठीक है, तो पूरा का पूरा कपड़ा काटा जा सकता है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 24 मीटर है, तो उस छड़ की बड़ी से बड़ी माप बताइए जो इस लंबाई तथा चौड़ाई को पूरा पूरा माप सके, ठीक है। कहने का मतलब है बड़ी से बड़ी, फिर आ गया भाई, अब तो आप समझ गए होंगे कि बड़ी से बड़ी आने पर क्या करेंगे, हम HCF निकाल देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग नई क्लास कर रहे हैं भाई, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, और क्लास कराया जा रहा है इसलिए कि आपका भला हो, कुछ आपके नंबर अच्छे आएँ। क्योंकि समझिए आप, देखिए ऑफलाइन क्लास चलती है, कॉलेज में बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं। आप लोग हैं घर से क्लास कर रहे हैं, घर से आप क्लास कर रहे हैं, इतनी दूर से आपका एडमिशन हुआ है, आप इस चीज़ को सीरियस लीजिए। आपने जो भी पैसा खर्च किया आपने कोर्स के लिए, इसके अलावा आप आएंगे पेपर देंगे और आपको उम्मीद होगी कि आप शिक्षक बने, तो आपका ये कोर्स अगर बीच में गड़बड़ हुआ, आपका बैक लग गया, आप फेल हो गए, कुछ समस्या हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि होता क्या है कि जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो सभी बच्चे आते हैं, जो भी 100 150 बच्चे रहेंगे सब आएंगे, तो सबके बीच में आपका भी पेपर अच्छा हो जाता है, सब लोग साथ में रहते हैं, अच्छे से पेपर आपका दिला जाता है। लेकिन जब बच्चे की बैक लग जाती है, कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो केवल फिर वही तो पेपर देने आएगा दोबारा, बाकी बच्चे तो आएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या होता है ना, तो कॉलेज उतना सीरियस होता है, कह रहे ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, फेल हो गया, और वो बच्चा खुद भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है, उसका पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है। तो भैया थोड़ा 1 डेढ़ घंटा निकालो यार, तुम लोग जो लोग क्लास को यहाँ तक कर रहे हैं, अभी क्लास जो है आधे घंटे की लगभग हो गई है, वो दूसरे लोगों को आपके कांटेक्ट में उनको बताइए, उनको समझाइए कि भाई आप लोग क्लास करिए, नहीं आपको प्रॉब्लम होगी। भले ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन सिंपल चीज़ों को अगर रिवाइज न किया जाए तो भी वो सिंपल चीज़ें एग्ज़ाम में आपके काम नहीं आती हैं। इसीलिए रिवीजन के तौर पर आप क्लास को ज़रूर देखते रहिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। चलिए इसको देखते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया, 30 का HCF और 24 का, ये हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे देखा आपने कि 30 में 2 3 5 है और 24 में 2 2 3 है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 3 कॉमन हो गया, 6 मीटर। 6 मीटर की अगर छड़ होगी तो आराम से हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को नाप देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने सूत्र दिए, फार्मूले दिए हैं, और ये फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये इस तरह के फार्मूले से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते हैं। पहला फार्मूला है भिन्न का लासा। भिन्न का मतलब क्या है, मान लीजिए हमने लिख दिया 2/4, 3/5, इसका LCM निकालिए, ठीक है। तो इसका LCM निकालने के लिए ये वाला फार्मूला काम आएगा। इसका LCM निकालने के लिए ये वाला फार्मूला कैसे काम आएगा, इसने कहा कि अंश का लासा निकालो। अंश मतलब ये जो है इसका क्या निकालो, लासा, और हर का मासा निकालो, मतलब ये जो हर है इसका मासा निकालो। जब आपसे लासा पूछा जाए यानी कि LCM पूछा जाए तो ऊपर वाले का LCM निकालना अंश का, ठीक है। और जब आपसे मासा पूछा जाए, HCF पूछा जाए, तो ऊपर वाले का HCF निकालना है। थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भिन्न का LCM पूछा जाए तो ऊपर यानी कि अंश का LCM निकालिए और हर का HCF निकालिए। जब आपको HCF पूछा जाए भिन्न का, तो आप अंश का HCF निकालिए और हर का LCM निकालिए। अब यहाँ पे एक और फार्मूला है लासा और मासा, यानी कि LCM और HCF का गुणा करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। अगर दो संख्याओं का LCM और HCF आप निकालते हैं और उन दोनों का आप गुणा कर देते हैं तो आपको वो दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके आगे हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 तथा लघुत्तम समापवर्त 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है,
LCM इंटू HCF, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो एक संख्या LCM यहाँ पर कितना दिया गया है, LCM आपका दिया गया है, इसको हम अपने हिसाब से करते हैं, इन्होंने सीधा सीधा फार्मूला लगा दिया है। देखिए LCM यहाँ पर दिया गया है 693, तो आपने लिख दिया 693। HCF दिया गया 11 और यहाँ पे दिया गया है पहली संख्या 77 और पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो अभी दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 77 को इधर ले जाइए, इतना तो गुणा भाग आपको आता होगा, तो यहाँ पे 693 इंटू 11/77 अगर आप करेंगे तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको जब आप काटेंगे 11 7 77 और इसको 7 को इससे काटेंगे तो आ जाएगा 99, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई, 99। फॉर्मूले पे सवाल था, कोई ज़्यादा इसमें मामला था नहीं। अब फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो फॉर्मूला है वो है LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यही तो फार्मूला है। अब यहाँ पे कहा दो संख्याओं का मासा 16 है, तो HCF की जगह हमने रख दिया 16। ठीक है, उनका गुणनफल 6400 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 6400, इसको रख दिया। पूछा गया LCM क्या है, ये LCM, तो इसको ज्ञात करने के लिए 16 को इधर ले जाना पड़ेगा, भाई यही तो जानते हैं आप कि 16 इधर है, इधर से इधर ले जाएंगे भाग में चला जाएगा। तो LCM के लिए आप कर देंगे 6400/16, तो 16 चौके 64, 400 आंसर आ गया, ये आपका आ गया 400 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 आए। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या जब बोला है तो सबसे पहले तो इसका हम ले लेंगे HCF। क्या ले लेंगे, HCF। तो 49, 59 और 109 का हमने लिया HCF इसका आ गया 8। कितना आ गया HCF इसका आ गया 8। ठीक है, अब इसने कहा कि भाग देने पर 1, 3 और 5 शेष बचे, तो जब LCF इसका 8 आया है तो आप देखिएगा पहली संख्या 49, दूसरी 59, तीसरी 109, तो 8 से 49 में भाग दीजिए। 8 से जब 49 में भाग दे रहे हैं तो केवल 1 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 शेष बच रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, भाग देने पर 1 शेष बचे, तो 1 शेष बच गया। चलिए इसको हम क्या करेंगे, 1 शेष बचाने के लिए 48 जो संख्या है, 49, 59 और 109 को भाग देने पर 1, 3 और 5 शेष बचे, ये बोला। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि 48, 56 और 104 इनमें से पहले ही हमने घटा लिया। थोड़ा सा समझिए इसको बात को, हमने क्या कहा, संख्या यहाँ पर दी गई है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर 1, 3 और 5 शेष बचे। तो शेष बचने का मतलब क्या है कि ये संख्या जो है 49 ये 1 ज़्यादा है तभी तो 1 शेष बचेगा, 59 जो है 3 ज़्यादा है तभी तो 3 शेष बचेगा, 109 5 ज़्यादा है तभी तो 5 शेष बचेगा। तो 49 में से 1 घटा के हमने 48 पहले ही लिख लिया, 59 में से 3 घटा के हमने 56 पहले ही लिख लिया, और 109 में से 5 घटा के 104 हमने पहले ही लिख लिया, और इन तीनों का हमने निकाल दिया HCF। तीनों का HCF आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 8। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्या आ गया यहाँ पर 8 आंसर आ गया। ये सब वही आपको समझाया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समावर्त 12 है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 है, मासा उनका 12 है। अब वहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, देखिए तो अभी संख्याएँ क्या होंगी, 1x, 2x, 3x, मासा 12, तो संख्या है 1 × 12, 2 × 12, 3 × 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 24 और 36। कुछ नहीं करना था, मासा दिया है 12 और संख्याएं दी हैं 1, 2, 3 के रेशियो में। तो यहाँ पर क्या कर देना है कि 12 का 1 में गुणा करके 12 लिख देना, 12 का 2 में गुणा करके 24 लिख देना, 12 का 3 में गुणा करके 36 लिख देना है, और यही आपकी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले क्या करना था, 1, 3, 5 शेष रहना था, तो इसीलिए 49 में से 1 हमने पहले ही घटा दिया, फिर 3 शेष रहना, 59 में से हमने 3 पहले ही घटा दिया, 56 आ गया।
और 109 में से हमने 5 पहले घटा दिया, 104 आ गया। बस 48, 56, 104 का हमने मासा निकाल दिया जो कि आया 8। ठीक है, और 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही आपको इसमें करके बताया गया है। तो ये चैप्टर की थ्योरी आपकी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे सारांश लिखा गया है। तो सारांश में कुछ है नहीं, जो आप पढ़े हैं वही लिखा है। वे संख्याएं जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं वे भाज्य संख्याएं होती हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है वो एलसीएम कहलाता है, छोटी की छोटी वाला एलसीएम। और लासा की गुणनखंड विधि में सर्वप्रथम ये आपको हमने बता दिया है। अगर आप एलसीएम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो सबका पहले गुणनखंड कर लीजिए और उनको आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और लासा की भाग विधि में क्या है, सेम भाई कॉमा लगा के लिखते जाइए और आप कॉमा लगा करके कर दीजिए। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया गया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याओं में भाग चला जाए। सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको न बताया गया हो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपको पता है कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की वहाँ ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और वो सिंपल क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आपको पूरा का पूरा नंबर वहाँ पे मिल जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर हाँ या ना टाइप में लिखना होगा, और जब हाँ या ना टाइप में आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, अभाज्य संख्याओं के विभाजक होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के विभाजक होते हैं 1, 2, 3, 4। अभाज्य संख्याओं के कितने विभाजक होते हैं? तो आपने कहा था ना 2। अभाज्य संख्याओं के 2 होते हैं और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक होते हैं। अभाज्य संख्याओं के 2 और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक। फिर यहाँ पर है निम्न में से किसको 2 से भाग करने पर उत्तर दशमलव में प्राप्त होगा? 2 से भाग करने पर तो देखिए 2 से भाग करने पे 8 में 2 से करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 4 में 2 से करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा, 7 में 2 से करेंगे जाएगा 3.5, तो दशमलव में आंसर आ गया तो इसीलिए 7 हो गया। 6 में भी 2 का पूरा भाग चला जाएगा। फिर आप देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाए क्या कहलाती है? तो छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाएगी? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की कितनी विधियाँ हैं? 2 हैं, एक तो गुणनखंड और दूसरी कौन सी है? तो आपने कहा भाग देना। गुणनखंड और भाग देना 2 विधियाँ हैं। संख्याओं का सबसे बड़ा सार विभाजक होता है, सबसे बड़ा आ गया तो सबसे बड़ा आ गया तो महत्तम समापवर्त एचसीएफ हो गया। निम्न में 5 से भाज्य संख्या नहीं है, ऐसी कौन सी है जो 5 से भाज्य नहीं है? तो 20 में 5 से भाग देंगे 4 आएगा, 35 में देंगे 7 आएगा, 26 में पूरा जाएगा ही नहीं। ठीक है, 5.2 आ जाएगा और यहाँ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जो भाज्य नहीं है? 26 क्या है? ये भाज्य नहीं है। संख्या 1 है, भाज्य अभाज्य, भाज्य और अभाज्य दोनों, न भाज्य न अभाज्य। देखिए यहाँ पे इसके बारे में हमने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये डिस्कस किया था कि 1 न तो भाज्य न अभाज्य है। संख्या 12 की सभी भाज्य संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 3, 5, 8, 12, तो 12 की हैं। तो आप बताइए 12 में क्या 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 12 में 10 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 12 में 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो गया। 1, 2, 3, 4, 6, 12 इन सबसे 12 में भाग जाएगा। संख्या 8 एवं 20 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम इसका आप ज्ञात कीजिएगा 9th क्वेश्चन का। फिर 10th है इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, सब आपको करा चुके हैं, सब करिएगा। 2 संख्याओं का मासा 35 और लासा 225 और में एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी आपको हमने ये कराया था, इसको भी आप करिएगा। 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं दिया गया है इसमें 81 और 83, 83 और 87, 83 और 89, 81 और 89। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो 83 और 89 ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य हैं, यानी इनमें एक और इनके स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 30 और 40 के बीच देखिए 33 तो अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 3 से भाग जाएगा, 33 तो इसमें भी आ गया।
और 39 यहाँ पे आ गया, तो 39 में 13 से भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, तो यहाँ पे ये भी नहीं है, तो इसलिए हो गया 31 और 37। 31 में भी किसी से भाग नहीं जाएगा, 37 में भी नहीं जाएगा किसी से। तीन संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समावर्त 12 तो संख्या क्या है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो उधर एग्जाम्पल में था वही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये जो लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी प्रश्न है इनको आप बनाइएगा, खुद से आप इनको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो हम इनको सॉल्व कराएंगे, और उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न है इनको भी आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन किसी में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप हमको पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट में पूछेंगे तब भी हम जाके देखेंगे आपने क्या कमेंट किया है, और आप डायरेक्ट हमको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो हम उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कल आपका एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा मैथ्स का, लगभग आधा मैथ आपका ख़त्म हो चुका है। कल आपका जो चैप्टर होगा वो होगा प्रतिशत, परसेंटेज जो चैप्टर होता है, प्रतिशत जो चैप्टर होता है, ये बहुत पसंदीदा चैप्टर होता है, और कंपटीशन से लेकर के और आपके डीएलएड में ये खूब पूछा जाता है, इसलिए कल के चैप्टर को ध्यान से आप पढ़िएगा। आज का जो चैप्टर ख़त्म हुआ है इसके ये सारे क्वेश्चन आप जो है ज़रूर लगा लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आपकी सोशल साइंस की क्लास होगी 8 बजे से, उसमें आप जुड़िएगा। थैंक यू।